दोस्ती, पर्सनल रिलेशनशिप्स, human relationship, they supersede all other relations. They override all other relations. Human identities, human relationships override all of these. Life and conditions of the people of Hindustan, not kings and queens and their battles and administration, but the history of the people of India. उस जमाने में इसका पीरियड वही था जो जेम्स मिल ने तय किया था। जेम्स मिल ने हिंदुस्तानी तारीख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो अब तक चल रहा है। तो यहाँ तो टाइम तो सर्कल में चलता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए हिस्ट्री आगे बढ़ती नहीं है और बढ़ नहीं सकती है। तो कॉलोनियलिज्म का जस्टिफिकेशन है कि कॉलोनियलिज्म ने आकर के हिंदुस्तान की वो बेड़ियां तोड़ी जिन्होंने इनको जकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। Indo-Pak Dialogue with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ब्रांड न्यू शो आज हमारा होगा स्टार्ट इंडो पाक डायलॉग के नाम से। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हरबंस मुखिया साहब और हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, टू वेरी रिस्पेक्टेड फिगर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको हम जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने डायलॉग को लेके जाएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मुगल पीरियड, विल बी मूविंग टू द पार्टीशन एरा एंड देयर आफ्टर जो आज के हालात हैं उसकी तरफ। एक गुजारिश करना चाहूंगा at the very outset of the discussion कि जब हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, आइडियोलॉजी डिस्कस करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें किसी ग्रुप के लिए प्लेजेंट होती हैं, किसी ग्रुप के लिए अनप्लेजेंट होती हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो हमारी मंशा के, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते। फैक्ट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड फैक्ट्स आर एब्सोल्युटली बायस्ड। ओपिनियंस कैन बी न्यूट्रल, फैक्ट्स कैन नॉट बी न्यूट्रल। फैक्ट्स आर by default very very biased। तो इस बात को सामने रख के और अपने जज्बात को जरा मध्यम रख के इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो जज्बात की आग जो है वो भड़कती है बहुत सी बातों पे। डॉक्टर हरबंस मुखिया साहब का ताल्लुक आहला कस्बा है, पंजाब का मंडी बहाउद्दीन जिला है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ, पैदाइश हुई, वहां से फिर ये न्यू दिल्ली चले गए। और आगे की कहानी डॉक्टर मुखिया आप सुनाइए हमें, हालात और वाकयात थे, आपकी क्या मेमोरीज हैं मंडी बहाउद्दीन की, आपका बचपन है। और फिर डॉक्टर इश्तियाक आप इनके साथ कॉन्वर्सेशन में आइए। आई वुड रादर लाइक टू बी स्लाइटली डिस्टेंट पार्टिसिपेंट इन दिस डिस्कशन। मैं एंजॉय करना चाहूंगा आप लोगों की जो गुफ्तगू है, एंड आई एम श्योर हमारे देखने वाले भी ऐसे ही चाहें। डॉक्टर मुखिया प्लीज। जी, मेरा पैदाइश आहटा गांव में हुई। जैसे कि कस्बा तो बहुत बड़ा लफ्ज है उसके लिए, गांव के लिए छोटा सा गांव है जिसको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता। मंडी बहाउद्दीन के इलाके में है, वहाँ पैदाइश हुई थी। मैं शायद एक छोटा सा घर था हमारा, मेरे ख्याल 1.5 कमरे का घर था। उसमें हम लोग कुछ, मैं मेरे ख्याल 3-4 साल का, 5 साल का रहा होऊंगा जब हम लोग दिल्ली आ गए। तकसीम से पहले आ गए थे हम लोग दिल्ली, शायद 1940-41 में आ गए थे। लंबा किस्सा मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, कि हर किस्सा लंबा भी हो जाता है, मुख्तसर भी हो जाता है। किस्सा ये हुआ कि कैद नहीं है, we don't want कि ये हमारा की कैद की वजह से कोई अहम बात, दिलचस्प नहीं, अहम कोई ऐसी बात है नहीं जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो हुआ यह कि हम लोग दिल्ली आ गए, और दिल्ली में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल की थी, फ्रीडम स्ट्रगल के ज़माने में गांधी जी ने। तो उसमें वो हिंदुस्तानियों को कहा कि जेल भरो, अंग्रेज़ों के जेल भरो। तो उन जेल भरो में हज़ारों लोग, लाखों लोग जेल भरने चले गए। उनमें से एक मेरे वालिद मोहतरम भी थे, वो भी जेल चले गए। 6 महीने जेल रहे वो, बल्कि मुल्तान में रहे मुल्तान के किसी जेल में रहे। और एक बात उनको मुल्तान जेल की याद रही कि वहाँ मच्छर बहुत बड़े बड़े थे। मच्छर बड़े बड़े मच्छर थे। वो कहा करते थे कि आप
मच्छर आपको उठा के ले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, इतने बड़े बड़े मच्छर। एनीवे, तो और मेरी छोटी बहन की पैदाइश हुई दिल्ली में ही। जिस रोज मेरे वालिद जेल से छूट करके आए, उस रोज उसकी पैदाइश हुई थी। तो उसका नाम उन्होंने स्वदेश रखा। स्वदेश मतलब मेरा अपना देश, हमारा देश। और उसकी आयरनी ये थी कि वो अभी अभी पिछले साल 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो उनका इंतकाल लंदन में हुआ, वहाँ वो रहने लगी थी, जो कि आज़ादी के दौर में पैदा हुई थी, और ब्रिटिश सिटीजन बन करके वो उनका इंतकाल हुआ। तो ये आयरनी है कि जिससे हमारी आज़ादी का किस्सा जुड़ा हुआ है, वो ब्रिटिश सिटीजन बन करके उनका इंतकाल। बहरहाल, तो एक और इसमें वाकया हुआ कि मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे वालदा का इंतकाल हो गया था, दूसरी शादी कर ली थी। और हुआ यह कि वो पहली या दूसरी या तीसरी अगस्त 1947 को मेरी दादी आई यहाँ पर, और उन कहा कि मैं और ये बहू हम लोग चले जाते हैं वहाँ गांव में, जो पाकिस्तान जहाँ बन रहा था, आला गांव में। वहाँ से जो कुछ भी बचा खचरा है हमारे पास ले आते हैं, लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ले आते हैं, और जो कुछ भी घर में है ले आते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि पागल हो तुम लोग, 2 खवातीन जाएंगी, बुजुर्ग खवातीन, एक और एक नौजवान खातून। तो मैं चला जाऊंगा, आज़ादी का जश्न हो जाने दो, 15 दिन की बात है, 12 दिन की बात है, मैं चला जाऊंगा। तो बहरहाल वो जैसा होता है, वो दादी ने इंसिस्ट किया, फिर वो आखिर में मानना पड़ा। तो दादी और मेरी नई अम्मा, हम लोग ये दोनों दिल्ली से गई वहाँ आला की तरफ, फिर लौट करके नहीं आए। वहीं पर उनका पता ही नहीं लगा उसके बाद। उसके बाद वालिद हमारे पाकिस्तान गए थे। उस वक्त तो कोई पासपोर्ट वगैरह भी नहीं था, जाना जाना बिल्कुल। ये अक्टूबर शायद 1947, अक्टूबर नवंबर 1947 की बात है। गए थे, वो तलाश करने गए थे वालिदा को, अपनी यंग वाइफ को। वहाँ तो नहीं मिली उनको। लेकिन जो रिमार्केबल बात जिसके लिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, किस्सा सुना रहा हूँ, कि रिमार्केबल बात ये थी कि वो अपने मुस्लिम दोस्तों के घरों में रहे लाहौर में। जो मुस्लिम, उनके यहाँ दिल्ली में भी ज़्यादातर, हम लोग दरियागंज के इलाके में पुरानी दिल्ली में रहते थे, ज़्यादातर दोस्त उनके मुस्लिम ही थे। और वो खुद माशाल्लाह तकरीबन 6 फुट के लंबे थे, और कुल्हा पहन लेते थे तो पठान जैसे लगते थे, और उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। और वो इनसे आदाब से, मुस्लिम इस्लामी आदाब और मुस्लिम समाज के आदाब से वाकिफ थे। वो मुसलमान दोस्त थे, तो वो उनको कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ वहाँ लाहौर जा कर के। और लाहौर में वो तो नहीं मिली उनको, मेरी वालदा तो नहीं मिली। लेकिन आकर के उन्होंने एक छोटा सा मजमून लिखा था, माई विजिट टू पाकिस्तान, वो जो मुझे अभी भी याद है। मैं उस वक्त 9-10 साल का रहा होगा। उसमें ये लिखा था कि पठान लोग, जो असली पठान थे, मेरे वालिद जैसे नहीं, असली जो पठान थे, वो लोग बंदूकें ऐसे सड़कों पे चला रहे थे। वो बल्ब जो लगे, स्ट्रीट लाइट्स, उनको तोड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू रह नहीं गया था मारने के लिए। सब उन्होंने कत्ल कर दिए थे, या माइग्रेट हो गए थे, ज्यादातर तो जो रह गए थे कत्ल हो गए थे, तो कोई हिंदू रह नहीं गया। तो जो इम्प्रेशन मुझे, वो छपा नहीं वो उनका मजमून, लेकिन मुझे याद है वो मजमून। जो मुझे इम्प्रेशन पड़ा उसका मजमून का, जो मेरे अब तक कायम है, कि जो वो कहना चाह रहे थे या कह रहे थे शायद, जो अल्फाज में नहीं कहा उन्होंने, कि उन्होंने तो खतरा मोल लिया ही वहां जाकर के, जान का खतरा। लेकिन उनके दोस्तों ने, जिन्होंने उनको पनाह दी थी अपने घर में,
पनाह दी थी और उन्होंने जो खतरा मोल लिया था, अगर इन पठानों को पता लग जाता कि इन्होंने एक काफिर को घर में रखा हुआ है, पनाह दी है और उसको खाना पीना दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उनको भी खतरा था, उनकी जान को भी खतरा था, उनको भी मार देते और उनको भी प्रॉपर्टी वगैरह को तबाह कर देते। तो उन्होंने भी खतरा लिया, मोल लिया पनाह देने के लिए, दोस्ती के लिहाज से। तो जो जो सबक मुझे मिला कि दोस्ती, पर्सनल रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप, they supersede all other relations, they override all other relations, चाहे वो नेशनल आइडेंटिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटीज हो, चाहे वो कम्युनिटी आइडेंटिटीज हो, किसी तरह की आइडेंटिटीज हो, वहाँ पर ह्यूमन आइडेंटिटीज, ह्यूमन रिलेशनशिप ओवरराइड ऑल ऑफ दिस। तो ये एक उनकी विजिट से, उनकी इन सब इस सारे किस्से से मुझे एक सबक मिला जो कि मेरे साथ अभी भी बरकरार है इस उम्र में, जो कि मैं वाकई फील करता हूँ, जानता हूँ उसको और फील करता हूँ कि ये सबसे बड़ी वैल्यू ह्यूमन वैल्यूज है। इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ना रिलीजन, ना नेशन, ना कम्युनिटी, ना कुछ भी। बहरहाल तो मैं दिल्ली में पला बड़ा, यहीं पर तकरीबन सारी जिंदगी गुजरी। अब 85-86 साल का हो गया हूँ। अब जो 2 साल रह गए हैं वो आराम से ही गुजर रहे हैं, शुक्र है। तो अब उसके बाद मैं एकेडमिक्स में आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई लिखाई की, बीए एमए पीएचडी वहीं पर पढ़ाना शुरू किया। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कायम हुई, 1970 में कायम हुई, तो वहाँ मुझे मौका मिला। तो तभी मैं 1970-71 में जेएनयू में आ गया था। जेएनयू में फिर वहाँ से 2004 में 33 साल बाद मैं रिटायर होकर के यहाँ गुड़गांव में रह रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है और एक बेटी है। जो बच्चे मेरे बेटा मेरा यहीं दिल्ली में ही है, करीबी है। बेटी मेरी साउथ अफ्रीका में रहती है। तो किस्सा मुख्तसर ये है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिडिवल, वहाँ पर जब मैं पढ़ता था, अब भी है, हिस्ट्री अगर पढ़ो तो हिस्ट्री में आपको चूज करना पड़ता है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो मैंने मिडिवल इंडिया चूज किया था। बड़ी वजह उसकी ये थी कि मेरे एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, करोड़ीमल कॉलेज उसका नाम है। करोड़ीमल कॉलेज में मैं स्टूडेंट था। वहाँ मुझे एक बहुत ही आला दर्जे के उस्ताद मिले। मैं उनको गुरु कहता हूँ, मेरे गुरु थे डॉक्टर KM अशरफ, डॉक्टर कुंवर मोहम्मद अशरफ, जो बहुत ही आला दर्जे के मौरिख थे। उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तानी तारीख को नया रुख दिया, नया मोड़ दिया था। वो पहले हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन या कोई भी हिस्टोरियन जिन्होंने इंडिया पे रिसर्च किया, जिन्होंने मिडिवल इंडिया की सोशल हिस्ट्री पर काम किया था। उनकी किताब का टाइटल था लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। तो not kings and queens and their battles and administration, but the history of the people of India, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो मिडिवल इंडिया है इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक? जी, हम जब पढ़ते थे, मैं 1950 के दहाई में, सेकेंड हाफ ऑफ 1955-56 से 60 तक में था वहाँ पर। तो उस जमाने में इसका पीरियड वही था जो जेम्स मिल ने तय किया था। जेम्स मिल ने हिंदुस्तानी तारीख को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो अब तक चल रहा है और जिसके के नतीजे हमें अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने डिवाइड किया था हिंदू पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड।
हिंदू पीरियड जहाँ से भी 1817-18 में उन्होंने उनकी किताब आई थी जिसमें डिवीजन किया गया था। जेम्स मिल कभी हिंदुस्तान आए नहीं थे, लेकिन उनकी किताब जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब थी। ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने तैयार की थी कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की तारीख के बारे में तालीम मिले, और वो उसका क्लियर डिवीजन था। आप समझ सकते हैं कि हिंदू पीरियड हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होते तो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड होता है। तो दो पीरियड्स तो रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर किए गए, हिंदू एंड मुस्लिम, और तीसरा ब्रिटिश पीरियड जो कि एसिमेट्रिकल है। उसकी वजह जसवंत सिंह साहब की जो किताब है जिन्ना साहब के बारे में, उन्होंने भी अपने फॉरवर्ड में इसी चीज को रेज किया है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्लाम क्यों कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं कहा जाता, यू नो दैट काइंड ऑफ डिबेट, ही आल्सो रेज्ड दिस पॉइंट। नहीं, उसकी वजह ये थी कि उनका वो यूटिलिटेरियन थे, वो मजहब से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, किसी भी मजहब से। वो तो यूटिलिटेरियन थे। वो यूटिलिटी क्या है आपकी कॉन्सेप्ट का है, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन की, या किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्या है, इस पर जाते थे वो। उसके मजहबी पहलुओं पर नहीं जाते थे। तो उनका मानना ये था कि ये सिर्फ जेम्स मिल अकेले नहीं थे, ये बहुत 19वीं सदी में तकरीबन सभी यूरोपियन थिंकर्स का यही मानना था। वो चाहे वो बड़े बड़े थिंकर्स लाइक हेगल हों, कार्ल मार्क्स हों, या मॉन्टेस्क्यू हों, या जो भी हैं, उनका सभी मानना था कि जो ओरिएंट है, जो पूरा का ईस्ट है, ओरिएंट है, वो जकड़ा हुआ था मजहब के बीच के, मजहब के दायरे में। वो तरक्की कर ही नहीं सकते, तो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस था ही नहीं, और इसको वो डिवाइड भी करते थे ऐसे, टाइम के कॉन्सेप्ट को लेकर के, कि टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो, फॉर एग्जांपल यूरोप में तो लीनियर कॉन्सेप्ट है, क्रिएशन से टू द डे ऑफ जजमेंट, जो इस्लाम में भी है। लेकिन इंडिया में ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। युग, एक युग आता है, फिर दूसरा युग आता है, तीसरा आता है, वो सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर कॉन्सेप्ट यही है कि वो सर्कल में चलता रहता है, आगे नहीं बढ़ता है बिल्कुल। तो उनका ख्याल ये था कि इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रोग्रेस का, इसलिए कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती थी, इम्कान ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस because of this very idea of this circular non-linear cyclical concept, cyclical concept of time, because history is time, history precisely means from this point of time to that point, you see. तो यहाँ तो टाइम तो सर्कल में चलता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए हिस्ट्री आगे बढ़ती नहीं है और बढ़ नहीं सकती है। तो कॉलोनियलिज्म का जस्टिफिकेशन है कि कॉलोनियलिज्म ने आकर के हिंदुस्तान की वो बेड़ियां तोड़ी जिन्होंने इनको जकड़ रखा था। इस्लाम, पहले हिंदुइज्म ने और फिर इस्लाम ने जकड़ रखा था उन बेड़ियों में, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, बढ़ सकते नहीं थे। तो ये एक जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म है जी जी, कि हमने आगे बढ़ने का मौका दिया हिंदुस्तान को। तो इसलिए उन्होंने इनको हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड कहा, क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहा। कि ब्रिटिश पीरियड ने आकर के मॉडर्नाइजेशन लाए, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट लाए, स्टेट जिसमें लॉ हो, लीगल सिस्टम हो, वगैरह वगैरह, जो मॉडर्न सिस्टम के जो अलामतें होती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है प्रोफेसर साहब, कि एक हद तो ये जो उन्होंने की थी क्लासिफिकेशन, वो मुनासिब भी लगती है, क्योंकि मार्क्स ने भी तो यही कहा ना कि इंग्लैंड हैज 2 मिशंस इन इंडिया, 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड सोसाइटी एंड 2 लेइंग फाउंडेशंस ऑफ द न्यू वन। एब्सोल्युटली। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, अगर आप एक इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लें,
या आप एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, तो दोनों के अंदर यही है जो एशियाटिक बोर्ड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स ने जी बताया है, उसमें तो ये है कि चाइना में और इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज ही थी नहीं नहीं। हुई। हाँ, हम्म, लिहाजा स्टेट वाज़ इसलिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट हाँ, नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो इसमें नहीं, एक ये हद तक बात आप सही कह रहे हैं। जी, एक हद जैसे तक मैंने पहले कहा कि जी, जी। ये 19th सेंचुरी के सभी थिंकर्स ने जी, जी। लेकिन ये एक मैंने हद तक सबका नाम लिया, हेगल, मार्क्स, जी, जी। मॉन्टेस्क्यू, लेकिन सबके यही थिंकिंग था कि शायद मार्क्स ने नहीं, शायद मॉन्टेस्क्यू ने, किसी एक ने कहा था कि हिंदुस्तान में तो लोगों का ड्रेस भी 1000 साल से वही चला आ रहा है जो 1000 साल जी, पहले लेकिन कपड़े पहनते क्या थे, ये वही ड्रेस अभी भी पहनते जी, हैं। कुछ क्या कोई क्या तब्दीली नहीं आई है। क्या ये क्या ये सबका यही ख्याल था। जी, क्या ये लेकिन ऑब्जर्वेशन जो ये उनकी सबका है ख्याल ये गलत था। जो मैं कह रहा हूँ, ये जो सबका ख्याल था ये सही है बात, लेकिन सबके गलत, ये सवाल गलत थे, सबके ख्याल गलत थे। ये हिंदुस्तानी मौरखीन ने हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद ये साबित किया कि ये, और मार्क्सिस्ट मौरखीन जैसे आर एस शर्मा हैं, इरफान हबीब, खासतौर पे इरफान हबीब जो बहुत बड़े मौरख हैं, मार्क्सिस्ट, कट्टर मार्क्सिस्ट मौरख हैं, उन्होंने ये साबित किया कि ये वो जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को लेकर के उन्होंने बताया कि मार्क्स बिल्कुल गलत थे इस सोच में कि हिंदुस्तान में कोई ये कहना कि हिंदुस्तान में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई क्लास नहीं था, बल्कि इरफान हबीब की तो सारी थीसिस यही है कि मुगल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ है, जवाल हुआ है, वो क्लास स्ट्रगल की वजह से हुआ है। पेजेंट क्लास ने, पेजेंट क्लास ने, किसानों ने बगावत करके मुगल स्टेट इतना वो हो गया, हावी हो गया था उन पर, और इतने ज्यादा उनसे लगान ले रहे थे कि वो उन पे गुर्बत पे ले आए थे किसानों को। ये इरफान हबीब की थीसिस है। तो किसानों ने बगावत कर दी थी, और इस बगावत की वजह से मुगल स्टेट का जवाल हुआ था। तो लेकिन क्लासेस जी, थी। सही सही लेकिन सही। क्लासेस जी, जी, एक सवाल है कि क्लासेस शायद थी भी और ये साबित भी किया है लोगों ने, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बरतानिया के आने के बाद जो तब्दीलियाँ आई, मसलन मार्क्स हाँ ने कहा है बिल्कुल। कि यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट प्रेस आ रही है। नहीं, ये जो बहुत चीजें आई हैं, जी, जी। तो बहुत हम कह चीजें। सकते हैं कि ये कहना कि क्लास स्ट्रगल नहीं थी, दुरुस्त है। लेकिन ये भी कहना सही है कि कॉलोनियल इंटरवेंशन ने वो डायनामिक सोसाइटी में पैदा किया जिसके बाद फिर आगे तरक्की हुई। आई थिंक ये बिल्कुल दोनों आप चीज़ें हो सही सकती कह हैं। रहे हैं, जी, बिल्कुल दोनों सही कह चीज़ें हो रहे हैं। सकती हैं। बल्कि आज 2024 में जो हम लोग जिस मुआशरे में रह रहे हैं, पूरे पूरे सिस्टम जिसमें रह रहे हैं, वो एक तरह से अभी भी कॉलोनियल है। बिल्कुल। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉलोनियल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिवाइज्ड फॉर्म है। 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजों ने दिया था उसका एक रिवाइज्ड एनलार्ज फॉर्म है, लेकिन बुनियाद उसकी वही है। जुडिशियल सिस्टम हमारा वही है, आर्मी वही की वही है। तो ये कॉलोनियल सिस्टम तो अभी भी बरकरार है। ये कॉलोनियल एक तरह से उसी मुआशरे में हम लोग 2024 में भी चल रहे हैं, आप भी और हम भी सभी चल रहे हैं। तो वैसे इसलिए ये ये इट्स नॉट डिनाइंग द changes that colonialism brought to India, but जी, I was talking about before the before all these changes कि ये हिंदुस्तान की तारीख के ये इस तरह से डिवाइड करके, हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड डिवाइड करके, उन्होंने जो एक वो कायम कर दिया कि एक तरफ तो बिल्कुल यू नो स्टैटिक था, कोई इम्पॉसिबल फॉर टू एनी चेंज। इंडिया स्टिल चेंजिंग, इंडिया वाज चेंजिंग थ्रू आउट द पीरियड, ऑल द सोसाइटीज वर चेंजिंग
थ्रू आउट द पीरियड। यू सी, कोई सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती है, चेंज होता ही रहता है उसमें। और सोसाइटीज आपकी इजाजत तो से सर एक सवाल है कि जो जी उन्होंने एंशियंट पीरियड यानी हिंदू पीरियड समझा, मेडिवल पीरियड मुसलमानों का समझा, यही है ना? हाँ हाँ तो सही ये है। सवाल आपसे ये था कि मेडिवल पीरियड क्या है? तो वो हाँ मुस्लिम सॉरी, पीरियड को हाँ मेडिवल कहते जी, हैं। तो हाँ मुझे हाँ जी, चलिए मैं वापस उस सवाल पे आया। जी, जी, मिडिवल पीरियड तो उन्होंने जो डिवाइड किया वो सिर्फ उसकी पॉलिटिकल और डायनेस्टिक हिस्ट्री को डिवाइड किया। जी, तो जी, क्योंकि मिडिवल पीरियड से पहले जिसको हिंदू पीरियड उन्होंने कहा, जी, उसमें हिंदू बादशाह थे तो हिंदू पीरियड हो गया। अ, और बादशाहों के नीचे क्या था, समाज कैसा था, मुआशरा क्या था, क्या स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या था, कुछ नहीं, और क्या था। या फिर मिडिवल पीरियड में मुस्लिम बादशाह थे। मुस्लिम 1206 में दिल्ली सल्तनत का कायम हुआ, उसके बाद मुगल्स आए, वो मुगल दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ये मिडिवल पीरियड हो गया। और ये जब मैंने शुरू वहीं से किया था, मैं वापस आता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो एंशियंट पीरियड शुरू होता था शुरू से। जब मैं स्टूडेंट था तब तक तो इंडस हड़प्पा कल्चर आ चुका था सामने, तो इसलिए हड़प्पा कल्चर से शुरू कर करके तकरीबन 7वीं 8वीं सदी तक चलता था हिंदू पीरियड, चलता था। उसके बाद 8वीं सदी में तकरीबन सारे बादशाह कोई बड़ा बादशाह रह नहीं गया, छोटे छोटे राजे हो गए थे। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आया, उसने हमले किए लेकिन उसने राज कायम नहीं किया, अपना रियासत कायम नहीं की। मोहम्मद गौरी आया, उसने रियासत कायम की और उसके बाद से आखिर चलती रही दिल्ली सल्तनत के ज़माने तक और मुगलों के ज़माने तक। और मुगल पीरियड वहाँ से शुरू होता था 1206 से, जब दिल्ली सल्तनत का क़याम हुआ, और 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल होता है, तो मुगल पीरियड वहाँ ख़त्म होता है। एक तो वैसे भी ये पीरियड्स, एक जिस एग्जैक्ट डेट 1206 से एक नया पीरियड शुरू हो जाए और 1707, ये बड़ा बड़ा एक तरह से बचकाना किस्म का तारीख है। तारीख में बड़े दिस इज वेरी लंबे। इंटरेस्टिंग। मुखिया, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, आप दोनों सॉरी, मैं इसको खत्म कर लूं। ये आपने पूछा था जो मिडिवल, फिर मैं आपके लर्नर सवाल पे हजरात के आएंगे। सामने तो मिडिवल जी पीरियड यही होता था 1707 तक, और 1707 से 65 तक कोई पीरियड नहीं हुआ करता था। तो 1765 में दीवानी कायम हुई अंग्रेजों की और मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर रवैया बदला, तारीख को देखने का रवैया बदला, और बादशाहों से नीचे भी समाज को देखने का, इकोनॉमी को देखने का, पॉलिटिकल सिस्टम को देखने का वो रवैया का पॉइंट ऑफ व्यू आया हिंदुस्तान में। खासतौर पे 1950s में, खासतौर पे ये बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि 1950s में 3-4 बड़े कट्टर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, डीडी कोशाम्बी एक थे, जो कि वैसे तो मैथमेटिशियंस थे बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। उन्होंने मार्क्सिज्म हिंदुस्तानी तारीख में लाए, और बिल्कुल अब तक जो जेम्स मिल जो हमें दे गए थे, उसमें तारीख में जो एंट्री पॉइंट था वो रिलीजन था, हिंदू रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन या फिर क्रिश्चियन तो नहीं, लेकिन वो तो अलग था। तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का एंट्री पॉइंट जो था वो रिलीजन था, रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द रूलर। इन लोगों ने क्लास को इंट्रोड्यूस किया एज द एंट्री पॉइंट। वो कौन, अकबर बड़ा अच्छा बादशाह था, औरंगजेब बड़ा खराब बादशाह था, बड़ा कट्टर बादशाह था, ये बहुत बहादुर बादशाह था, वो बड़ा कमजोर बादशाह था। इन सबको हटा करके बिल्कुल उन्होंने ये किया कि क्लास मिडिवल इंडिया में
क्लास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, तो आपस के में क्लास, जमींदारों और जागीरदारों की क्लास के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्टेट और पेजेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो क्लास कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर अगर क्लास आती है तो फिर कमर्शियल क्लास आ जाती है, ट्रेड आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पर्सपेक्टिव बदल दिया उन्होंने। ठीक है सर, सवाल आपसे ये है, इसलिए इस जस्ट वन से, तो इसलिए पीरियड भी बदलने लगा। फिर एंशियंट मिडिवल मॉडर्न वो नहीं रहा जो जिसका मैं बात कर रहा था। एंशियंट मिडिवल, एंशियंट, फिर वो एंशियंट में फिर वो ले आए मिडिवल को, फिर ले आए 12वीं-13वीं सदी से नहीं, 1206 से नहीं, 8वीं-9वीं सदी से शुरू करके, क्योंकि 8वीं-9वीं सदी में नए नए चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, एग्रीकल्चर बदल रहा था, एग्रीकल्चर बहुत फैल रहा था उस वक्त, तो समाज बदल रहा था, समाज में पावर रिलेशंस बदल रहे थे। तो मिडिवल इंडिया फिर 8वीं-9वीं सदी से शुरू करके 18वीं सदी तक चला। अभी भी तकरीबन 8वीं सदी से 18वीं सदी तक इसको हम मिडिवल ही मानते हैं। वो 1707 वाला मामला खत्म हो गया। तो इसलिए ये चूंकि इसका इसके उसका कॉन्सेप्ट बदल गया हिस्ट्री का, जब वो नो लॉन्गर द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स एंड किंग्स एंड क्वींस बट द हिस्ट्री ऑफ पीपल आ गया, तो इसलिए उसका सारा का सारा पर्सपेक्टिव भी बदल गया, उसको समझने का तरीका ही बदल गया, मेथोडोलॉजी बदल गई। जो टर्म्स ऑफ डिबेट होते थे, रिलीजन एक जगह और क्लास दूसरी जगह, नए नए टर्म्स आने लगे, सोशियोलॉजी के टर्म्स आने लगे वगैरह। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है तारीख में। अब आपसे सवाल है, जी अब जी एक सवाल है कि ये जो मेडिवल पीरियड या जो मुस्लिम पीरियड में आपकी रिसर्च का फोकस क्या था और आपकी फाइंडिंग्स क्या है? जी अच्छा, मेरी रिसर्च थी, मेरी जो पीएचडी थीसिस थी जी, वो हिस्टोरियंस एंड हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, ठीक है अकबर। मैं उस वक्त यही चल रहा था, क्लास और क्लास स्ट्रगल और ट्रेड और टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। इरफान हबीब जो डोमिनेट कर रहे थे, अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं और लेजिटिमेटली डोमिनेट कर रहे हैं जी। अभी तो आपका काम फिर उस पे क्या था? मेरा काम उससे अलग था, मेरा था हिस्टोरियोग्राफी में। मैं असल में इसमें हिस्टोरियोग्राफी में इसलिए चला गया कि हम लोग सभी हिस्टोरियन जो है वो ज़ाहिर सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, सोर्सेज के बेसिस पर डेटा हमें उन सोर्सेज से मिलता है। वो अकबरनामा हो, जहांगीरनामा हो, शाहजहांनामा हो, या कोई भी नामा हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं उस ज़माने के, या फिर क्रॉनिकल्स हैं उस ज़माने में लिखे हुए, या फिर उनके बादशाहों के अपने ऑटोबायोग्राफीज लिखे हुए, तो तरह तरह के जो सोर्सेज होते हैं। तो इनमें आपकी फाइंडिंग्स हाँ मैं वो जरा उस पे आए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वो सोर्सेज, जिन सोर्सेज से हम डेटा लेते हैं, उन सोर्सेज की नौइयत को समझने की कोशिश कर रहा था मैं, कि वो सोर्सेज क्या कहना चाह रहे हैं और हम उनमें से कैसा डेटा ले रहे हैं। सोर्सेज न्यूट्रल नहीं होते, आपसे बेहतर कौन जानता है। सोर्सेज न्यूट्रल नहीं होते, हर सोर्स कुछ ना कुछ कन्वे करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, वो क्या उनके जो वो लिख रहे हैं अकबरनामा और बादशाहनामा और फलाहनामा वगैरह वगैरह, उनके जहन में क्या है। मैं उनके जहन को समझने की कोशिश की मैंने अकबर के ज़माने में, अकबर के अहद में। तो जो अकबर के अहद के जो मौरिखीन थे और तारीख नवीसी थी, उस तारीख नवीसी की नौइयत को समझने की कोशिश कर रहा था बिफोर आई गो टू द राइट ए हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। So in a way, it was a history of the concepts of history writing in the reign of Akbar during the time. I understand, but what did they
कन्वे टू यू कि वो क्या कर रहे थे? हाँ, जी, फाइंडिंग एक क्या है आपकी? दिलचस्प बात ये मुझे लगी उनमें, मिडिवल इंडिया की तारीख नवीसी का बड़ा बराह रास्त ताल्लुक इस्लाम से है। सारी जितनी भी तारीख नवीसी हुई है मुस्लिम वर्ल्ड में, इंडिया भी उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा था, तो जो उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है, इस्लाम के साथ ताल्लुक ये है कि इस्लाम ने एक सीरियन हिस्टोरियन है, तारीफ खालिदी, बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस्लाम नॉट ओनली गेव ए न्यू रिलीजन टू द वर्ल्ड बट ऑल्सो ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इस्लाम से पहले अरब वर्ल्ड इलिटरेट नहीं था, लेकिन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। बहुत वो फैमिली हिस्ट्री हुई, अपने जीनियोलॉजी हुई, इस तरह का, लेकिन हिस्ट्री जिसको समझा जाता है, अब समझा जाता है, पहले भी समझा जाता था, वो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ इवन ए कम्युनिटी, हिस्ट्री ऑफ स्टेट, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ये सब कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री इन द लार्जर सेंस ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के साथ आया। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के साथ, इस्लाम ने पहले तो इस्लाम की हिस्ट्री, मोहम्मद की हिस्ट्री और खुलफा की हिस्ट्री और बाकी इस्लाम के से जो अंसार थे उन सब की हिस्ट्री से शुरू करके फिर दुनिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री तक वो ले आए। तबरी की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री है। जी जी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री तक तो इसका बहुत फैलाव हुआ, वुसअत हुई इसको, हिस्ट्री को, लेकिन इसका ताल्लुक इस्लाम इससे था क्योंकि ये इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और इसमें जो जो डेट्स क्रोनोलॉजी यूज की जाती थी वो हमेशा हिजरी क्रोनोलॉजी थी, हर जगह सिर्फ हिजरी क्रोनोलॉजी थी और कोई क्रोनोलॉजी नहीं। एक सर एक कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया जी, और तो प्रॉब्लम हो गया था कि जो सब्जेक्ट पीपल थे वो या हिंदू थे हाँ, या वो बुद्ध थे या कुछ जैन भी थे, तो हाँ। उनके साथ क्या तरीका स्टेट जो है वो डील करे? नहीं, स्टेट नहीं, उसके जमाने में इनको नहीं छेड़ा, किसी को नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे जो हमारी खबर है कि उसने दमिश्क में उमैयद कैलिफेट से पूछा कि भाई यहाँ पे अब क्या किया जाए, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट ना क्रिश्चियंस हैं, ना ज्यूज हैं, ना सेबियंस, क्योंकि कुरान की एक वर्स है विच सेज दैट द पीपल ऑफ द बुक, Jews, Christians, and Sabians can live among Muslims if they pay हाँ, jizya, ज़मीन, if they pay हाँ, jizya, ज़मीन, and then they can have their own religion and their own trade. ये कुरान की वर्स है। तो हाँ, कहते हैं कि ये इस्लामिक लॉ का एक प्रिंसिपल है कि उसे कहते हैं एनालॉजी, कि आप ज्यूज और क्रिश्चियंस वाली एनालॉजी जो है अब सब्जेक्ट पीपल हिंदुओं और सिखों पे करें, और इनके ऊपर अगर ये आपको जजिया दें तो दे कैन रिटेन देयर रिलीजन एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये आपकी उसमें रिसर्च में आया या नहीं आया? हाँ, नहीं, ये तो आम ये सही है बात, जो मैंने इसमें मेरी रिसर्च में नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। ठीक है। कि इन्होंने उनको इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने वैसे भी सिंध में थोड़े दिन के लिए जी जी अपना जी कायम जी किया था। असल में तो वो दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है किस्सा, जी तो जी, लंबा बिल्कुल सही है। किस्सा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ बाय एनालॉजी उन्होंने एक्सटेंड करके हिंदुओं के लिए और हाँ, बाकियों के लिए जजिया लेते थे। जजिया लेते थे, एंड दे सेड कि आप अपना रिलीजन कायम रख सकते हैं। रिलीजन तो सुनिए, रिलीजन पर जहां बात आई, आप ये इसको मेरी किताब आपके पास है शायद, द मुगल्स ऑफ इंडिया। जी जी है, बिल्कुल है। मैंने इसका लंबा डिस्कशन किया है इसको, क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन्स टू इस्लाम जी जी इन मिडिवल इंडिया। तो एनीवे, तो मेरी जो रिसर्च थी वो ये कि जो मुझे हासिल हुआ रिसर्च से, एक तो ये कि दिल्ली सल्तनत और मुगल ये दो अलग अलग एराज हैं एक तरह से। जी जी है तो मिडिवल इंडिया में, लेकिन एराज अलग है। उनका
स्टेट्स का नौयत नेचर अलग है जी नेचर इस तरह से अलग है कि दिल्ली सल्तनत में पावर वाज द लेजिटिमेशन आपके पास पावर है वही द कॉन्क्वेस्ट इज इट्स ओन लेजिटिमेशन हमने जी जी जीता है लड़ करके जीता है वही काफी है हमारे लिए कि हम यहाँ के लेजिटिमेट रूलर हैं यहाँ पर जी कोई और लेजिटिमेसी का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो पावर जियाउद्दीन बर्नी जो मेजर हिस्टोरियन है 14वीं सदी का और थेरिटिशियन भी है फतावा जहांदारी उसकी एक किताब है जहांदारी के लिए वो फतवे कर रहा है जियाउद्दीन बर्नी इश्यू कर रहा है और उसका मेन फतवा ये है कि बादशाह को he should use terror he should terrorize his subjects टेरर का इस्तेमाल करके उसको बादशाहत करनी चाहिए तो टेरर इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इज द लेजिटिमेशन ऑफ द स्टेट मुगल्स जब आते हैं तो ये बिल्कुल बदल जाता है मुगल्स जब आते हैं तो जब एक नया प्रिंसिपल आ जाता है वो प्रिंसिपल पैटर्नलिज्म का प्रिंसिपल कि ये सारे पैटर्नलिज्म ये मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे बच्चे हैं ये सारे मेरा खानदान है मेरा परिवार है मेरे बच्चे हैं तो मैं इनका पीटर फैमिलियाज हेड ऑफ द फैमिली हूँ और इनका प्रोटेक्शन करना मेरा फर्ज है ठीक है तो इसलिए पैटर्नलिज्म का प्रिंसिपल और उसमें पैटर्नलिज्म नॉट ऑफ द हिंदूज or the Muslims or so and so paternalism of all paternalism of all ठीक है extends to everyone ठीक तो सभी को और इस प्रिंसिपल का सबसे ये जो इस तब्दीली का सबसे ब्रिलियंट एक्सपोजिशन बोथ इन थियरी एंड इन प्रैक्टिस हुआ अकबर के ज़माने में जब द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल कायम किया सुलह कुल मेजर चेंज और मेजर कॉन्सेप्ट आप समझिए कि सुलह कुल का के मानी क्या है सुलह कुल मानी ये है कि अगर आपकी रियासत इस्लामी रियासत है तो इस्लाम जाहिर है मुसलमान हावी होंगे हर चीज़ उनके हक में की जाएगी उनकी शरीयत लागू होगी हर चीज़ हर फेवर उनको मिलेगी और नॉन मुस्लिम्स सब्जेक्ट रहेंगे सबऑर्डिनेट रहेंगे उनसे नीचे दब करके रहेंगे उनका हुक्म मानेंगे वगैरह वगैरह तो एक सबऑर्डिनेट एंड सुपरऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजियस आइडेंटिटी जी जी किसी भी थियोक्रेटिक स्टेट में क्रिश्चियन स्टेट में ये क्रिश्चियन के लिए होगा हिंदू स्टेट में ये अशोक की स्टेट में बुद्धिस्ट के लिए था Buddhists had the superordinate position and Hindus, non-Buddhists had the subordinate position. ये किसी theocratic state में होगा तो इस्लामिक स्टेट में यही होगा कि Muslims will be the superordinate position and all other Hindus naturally will be in subordinate position. They will have to remain subordinate. लेकिन सुलह कुल इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट सुलह कुल तो है पीस विद ऑल यूनिवर्सल पीस बादशाह को यूनिवर्सल पीस इस्टेब्लिश करनी चाहिए और यूनिवर्सल पीस न सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के उसमें पहली तो बात यूनिवर्सल पीस में ये होता है कि फिर कोई सबऑर्डिनेट और सुपरऑर्डिनेट पोजीशन में नहीं रहता अगर सभी के लिए पीस है सभी के लिए सुलह सभी के साथ सुलह करते हैं तो सबको बराबरी का हक मिलता है मतलब बराबरी से मेरी मुराद ये कोई सोशलिस्ट स्टेट नहीं थी अकबर की मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ आपके हक में डिस्क्रिमिनेशन ना होगा और आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपकी मजहब की बुनियाद पर क्योंकि आप मुसलमान हैं क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट ये सुलह का
ये which is that's the opposite of a theocratic state. इट्स द ऑपोजिट ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट, और अकबर ही उसका मैनिफेस्टेशन है सबसे ज्यादा Great कामयाब, manifestation. इसमें कोई Practice. नहीं। और अकबर उस Practice. दौर में है जब यूरोप में अभी तक यूरोप थियोक्रेटिक में स्टेट ही चल रही थी। खून बिल्कुल खराबा हो रहा था, खून खराबा हो रहा इश्तियाक था, साहब, बिल्कुल खून खराबा हो रहा था, तो क्रिश्चियंस के दरमियान, जी कैथोलिक्स जी और बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के दरमियान हाँ जी, द खून वॉर खराबा ऑफ हो रहा था। रिलीजन्स, State, वॉर ऑफ रिलीजन्स war ने of क्या नहीं religions, किया, बिल्कुल सही। wars of जी। religion, और जी क्रिश्चियन जी स्टेट था, स्ट्रांगली क्रिश्चियन स्टेट था।